दोस्तों हमने पहले तो यूं भी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच की लड़ाई के बारे में काफी कुछ सुना है, जहां दिल्ली सरकार का आरोप यह रहता है कि एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। और यही चीज हमें बाकी स्टेट्स में भी दिखनी शुरू हो गई है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने गवर्नर्स पर यह आरोप लगाया है कि वो सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं और उनके द्वारा पास किए गए लॉज पर साइन नहीं कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे झगड़ों के बारे में जानेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर गवर्नर का क्या रोल है और क्या इस पद की कोई अहमियत बची है। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई हमें नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जो पार्टी सत्ता में रही है उसने गवर्नर की मदद से स्टेट गवर्नमेंट के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की है। जो रोल सेंटर में प्रेसिडेंट का होता है उसी तरह का रोल गवर्नर का स्टेट में होता है। स्टेट असेंबली पर जब भी कोई लॉ पास होता है तो आखिर उसे गवर्नर के पास भेजा जाता है और ज्यादातर केसेस में गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं। सिर्फ कुछ रेयर केसेस जब कोई लॉ संविधान के अगेंस्ट माना जाता है तब गवर्नर साइन नहीं करते हैं। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में रोल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। वैसे तो दिल्ली में भी विवाद चल रहा था जब केजरीवाल सरकार अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती थी और गवर्नर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन इसे छोड़कर आइए दूसरे स्टेट्स की ओर भी नजर डालते हैं। एक केस हमें केरला में दिखाई देता है, जहाँ गवर्नर और सरकार के बीच में वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर लड़ाई देखने को मिली थी। जैसा कि आप जानते होंगे एक स्टेट की सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर का पद खुद गवर्नर का होता है, इसलिए सिर्फ वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नर ने केरला सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि वो लोग की पोजीशन पर अपने पार्टी कैडर के लोगों को इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से वो जिंदगी भर की पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा ही विवाद हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था, जब आज के उपराष्ट्रपति उस वक्त के बंगाल की गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई की खबरें काफी आम थी। ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया था जिसके मुताबिक अब यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स का पद गवर्नर से हटाकर ममता बनर्जी को दे दिया जाए। तेलंगाना में भी केसीआर ने आरोप लगाया था कि उनके स्टेट के गवर्नर उनके 6 बिल्स को पास नहीं कर रहे हैं। उनमें से एक बिल यूनिवर्सिटीज में होने वाली अपॉइंटमेंट से भी जुड़ा हुआ था। अगर हम पंजाब की तरफ आए तो यहाँ पर चंडीगढ़ के एसएसपी का मामला भी मीडिया में कुछ वक्त पहले था। चंडीगढ़ में यूं तो आज एक जीडीपी रैंक भी है, लेकिन चंडीगढ़ को मेनली वहाँ के एसएसपी कंट्रोल करते हैं। चंडीगढ़ में हमेशा से 2 एसएसपी रहे। एक एसएसपी को पंजाब पुलिस के कैडर से अपॉइंट किया जाता है जो जनरली चंडीगढ़ को संभालता है, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है इसलिए हरियाणा कैडर से भी एक एसएसपी को अपॉइंट किया जाता है जिसे एसएसपी ट्रैफिक कहते हैं। पंजाब के गवर्नर को ही चंडीगढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, इसलिए पंजाब के गवर्नर ने एसएसपी पंजाब को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह अभी तक खाली है। इस वक्त पंजाब को हरियाणा कैडर की एसएसपी मनीषा चौधरी संभाल रही हैं। इससे भी पंजाब सरकार ने एक तरह का भेदभाव कहा है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी सरकार है और कायदे से जो वक्त पंजाब पुलिस के अधिकारी का होना चाहिए उसकी जगह पर हरियाणा के एसएसपी को बिठाया हुआ है। इसके अलावा भगवंत मान और गवर्नर साहब कई और मुद्दों पर भी आमने सामने आए थे। पंजाब में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर हुआ करते थे, लेकिन पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जब यहाँ दौरे पर आए तो उन्होंने वीसी को ही बेड पर लेटने के लिए कह दिया ताकि वो हॉस्पिटल की कंडीशन को देख सकें। इस बात से अपमानित होकर डॉक्टर राज ने अपना पद छोड़ दिया और फिर पंजाब सरकार ने ट्विटर पर यह घोषणा कर दी कि वो डॉक्टर गुरप्रीत वांडर जो कि एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्हें वीसी बना रहे हैं। लेकिन इस पर भी गवर्नर ने ऐतराज किया और कहा कि इस अपॉइंटमेंट से पहले गवर्नर से नहीं पूछा गया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं और इन दोनों सरकारों ने एक लॉ पास किया था जो कि ओबीसीज के रिजर्वेशन को एक्सटेंड करता था, लेकिन दोनों ही स्टेट्स में इस बिल को रोक दिया गया, जबकि दोनों ही स्टेट असेंबलीज में इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया था। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि जब बीजेपी रूल्ड कर्नाटका में इसी तरह लॉ को पास किया गया था, जब वहां पर किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई तो यहाँ पर उनके बिल्स को गवर्नर ने रोक दिया है, जो कि एक तरह का भेदभाव है। इसके बाद हम आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसने ये सारी डिबेट शुरू की। तमिलनाडु के राजभवन में एक कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पर काशी और तमिलनाडु की कल्चरल सिमिलैरिटीज को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसमें वहाँ के गवर्नर को भी स्पीच देनी थी। जैसे राष्ट्रपति की स्पीच को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसी तरह स्टेट में गवर्नर की स्पीच को स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। स्टेट गवर्नमेंट का यह आरोप है कि गवर्नर ने स्पीच
स्पीच में लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ दिया जो तमिलनाडु के की पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि पेरियार या फिर करुणानिधि को मेंशन करते थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में गवर्नर ने यह भी बोला कि तमिलनाडु को तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु का मतलब है तमिलों की जमीन। उनका कहना था कि इसे तमिलंगम कहना चाहिए जिसका मतलब होता है तमिलों का घर। ये मुद्दा आपको उतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 60 के दशक तक तमिलनाडु को भारत से अलग कर एक अलग देश बनाने की मांग वहां की द्रविड़ पार्टीज कर रही थी। बाद में उनके और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ और तब द्रविड़ पार्टीज ने इलेक्शन लड़ने शुरू किए। तब से अभी तक वहां पर किसी न किसी द्रविड़ पार्टी का ही शासन रहा है, फिर चाहे वो डीएमके हो या एआईएडीएमके। गवर्नर के कहने का मतलब ये था कि तमिलनाडु नाम ऐसा लगता है जैसे ये तमिलों के लिए अलग देश हो। इस पर आपत्ति जताते हुए कई पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि इसे तमिलों का अगर इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तमिल एक भाषा के तौर पर सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और बाकी कई देशों में बोली जाती है और लोगों के लिए वही उनका घर है। ये तो वैचारिक मतभेद था, लेकिन इसी स्पीच में गवर्नर ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि देश में जो भी हो रहा है तमिलनाडु हमेशा उससे उल्टी दिशा में चलता है। इसकी व्याख्या भी इस तरह की गई कि तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है और ना ही उनके यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति को ज्यादा महत्व दिया जाता है और गवर्नर इसी फ्रस्ट्रेशन को वहां पर जाहिर कर रहे थे। इस पर डीएमके का कहना था कि अगर गवर्नर को ऐसी बातें करनी है तो इन्हें राजभवन में नहीं बीजेपी हेडक्वार्टर से कहा करें। इसी तरह के कई और क्लैश आपको आने वाले वक्त में स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में दिख जाएंगे जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है। फिर चाहे वो अतीत में इंदिरा गांधी की सरकार हो या जनता पार्टी की, सभी ने गवर्नर्स को इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो कि कई लोगों के मन में सवाल खड़ा कर देती है कि क्या गवर्नर के पद की जरूरत है। गवर्नर के पद को इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत के आजाद होने के बाद उसे याद रखना जरूरी था। इसीलिए केंद्र की सरकार अपना एक नुमाइंदा वहां रखना चाहती थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के काम को चेक कर सके। इसके साथ साथ उस वक्त कई रियासतें थी जिनके राजाओं की पावर ले ली गई थी। उनकी पावर को कंपनसेट करने के लिए भी उन्हें अपने राज्य का गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन आज के समय में हमें इस रोल की क्या जरूरत है? कई लोग मानते हैं कि गवर्नर का रोल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब जनता ने एक राज्य में सरकार चुन ली है तो फिर अब गवर्नर को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए और उस सरकार को फ्रीली काम करने देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये गवर्नर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के काम को चेक में रखता है ताकि वहां पर कुछ ऐसा ना हो जो देश को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जिस अतीत में हमने गवर्नर के पद का मिसयूज होते हुए देखा है, इससे संवैधानिक पद की मर्यादा भी काफी गिरती जा रही है। जहां स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स को एक दूसरे की मदद के लिए रखा गया है, वहीं आज इसका उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है। ये एक पार्टी का मसला नहीं है बल्कि एक सिस्टम इस तरीके का है क्योंकि जिन भी लोगों को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है उनमें से ज्यादातर लोग खुद पहले नेता रह चुके होते हैं। इसीलिए वो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाली पार्टीज को लेकर हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गवर्नर के पद को समाप्त कर देना चाहिए या आपको इस सिस्टम से अभी भी उम्मीद है? उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।